राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों में क्या अंतर है? सॉरी, मैं किस सेंस में अंतर ये नहीं तय कर पा रहा हूँ। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है, आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, जबकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान को 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। राष्ट्रगीत को 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। दोनों ही रचनाएं मूल रूप से बंगाली भाषा में बंगाली लेखकों द्वारा लिखी गई थीं। राष्ट्रगान ज्यादा सख्त माना जाता है। इसे गाने का केवल एक ही तरीका है और इसकी समय सीमा 52 सेकंड निर्धारित है। इसका सम्मान करना हमारे संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। राष्ट्रगीत के लिए न कोई समय सीमा तय है और न ही इसे गाने का कोई एक निश्चित तरीका। लेकिन कई लोग वंदे मातरम को लगभग 65 सेकंड में गाते हैं, लेकिन यह ऑनऑफिशियल टाइम लिमिट नहीं है। यही था दोनों के बीच का अंतर। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करो और फॉलो करो। I think, as you mentioned, you consider you're an economist. You relate to being an economist more than you relate to other things. So if you were the chief economist or economic advisor of our country, and if you had to revive the economy, looking at the current state of economy, what would be 3 steps you would take to revive the economy? Ma'am, in the short run, I think revival of consumption can help in lifting the GDP. So I will focus on the rural segment because the marginal propensity of consumption of rural people is more. So I will focus there. Secondly, I will focus on manufacturing because going forward, we need nearly 55 to 60 lakh jobs annually, and manufacturing offers a very fertile ground in which we can utilize our demographic dividend. Along with that, focusing on infrastructure building as the government is doing, so better implementation of that can help in reviving the economy. क्रिकेट में ऐसी कौन सी बॉल है जो आप अक्सर नहीं खेल पाते ठीक से? कौन सी तरह की बॉल है? सर बाउंसर, आई थिंक। बाउंस। और सर मेनली बाउंसर ही। ठीक है। बफर स्टेट क्या होता है? बफर स्टेट सर, जैसे नेपाल खुद को कहता है कि हम चाइना और भारत के बीच में एक सही है, बफर स्टेट है, तो उसका भावार्थ क्या हुआ? दोस्तों, बफर स्टेट किसे कहा जाता है? बफर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो 2 शक्तिशाली राष्ट्रों या 2 शक्तिशाली देशों के बीच में स्थित होता है। उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे भारत और चाइना के बीच नेपाल और भूटान का होना, यह बफर स्टेट कहलाता है। या रूस और चाइना के बीच मंगोलिया एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट के होने से कई तरह के फायदे भी होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 शक्तिशाली देश आपस में युद्ध की स्थिति में है, झगड़ा होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में जो बीच में देश होता है, जो बफर स्टेट के रूप में होता है, वो उन दोनों देशों से गुहार लगाते हैं कि आप शक्तिशाली देश हैं और अगर आप झगड़ा करते हैं उससे मुझे हानि होगी, क्योंकि मैं बीच में आ रहा हूं, मैं बीच में पिस जाऊंगा, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जो भी गोलाबारी होगी, बमबारी होगी, तो उससे उस बीच में आने वाले देश पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वो यही समझौता कराने की कोशिश करता है कि आप दोनों झगड़ा न करें, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार कई सारे फायदे भी होते हैं। संक्षेप में कहें तो बफर स्टेट, तो बड़े देशों के बीच में कोई छोटा सा देश आ जाता है, उसको बफर स्टेट कहा जाता है। हाल ही में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। वो हर्जॉग की एक डॉक्यूमेंट्री थी 2007 की, जहां पे एक पेंगुइन अपने झुंड से अलग, ओशियन से अलग, इनलैंड में 70 किलोमीटर अंदर की तरफ जा रहा था। तो सब लोग उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोई कह रहा है इंडिपेंडेंस है, कोई कह रहा है रेबेलियन है, कोई कह रहा है निहिलिज्म है, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, वो मरने के लिए जा रहा है। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, अलग अलग इंटरप्रिटेशन। हमें नहीं पता कि वो पेंगुइन क्यों जा रहा था। तो लेकिन इससे कुछ बातें हम सीख सकते हैं। पहला, आपको नहीं पता आपका समय कब आएगा। यानी कि अब देखिए, 2007 की बनी डॉक्यूमेंट्री थी, आज लोग उसको देख रहे हैं, उसका मतलब ढूंढ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हर व्यक्ति अपनी सिचुएशन, अपनी सर्कमस्टांसेस के अनुसार ही चीजों को देखता है। आज जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है वो उसे टॉक्सिसिटी से एस्केप की तरह देख रहा है। जो परेशान है वो कह रहा है अच्छा हुआ चला गया। अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। थर्ड, पेंगुइन उतने समझदार नहीं थे, लेकिन हम लोग तो समझदार हैं। उन्होंने उस जाते हुए व्यक्ति को नहीं रोका, लेकिन हम अगर हमारे झुंड में से, हमारे ग्रुप में से कोई व्यक्ति परेशान है तो उसे रोक सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं। और चौथी बात, जिंदगी में हर कुछ सॉल्व करने की कोशिश ना करें, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। Things are like experience, not everything is a puzzle. Can you recite the preamble to the Constitution of India? Yes, sir. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic
and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, equality of status and of opportunity, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and to promote among them fraternity, to ensure the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In this Constituent Assembly on the 26th of November 1949, we hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. वेरी गुड। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? पता नहीं, बस आपसे मिलकर अच्छा लगा। नहीं, फिर भी अगर आपको खुद अपना मूल्यांकन करना हो तो क्या कहेंगे? नहीं पता सर, नहीं पता। इतने बच्चों का रोज पढ़ाती हैं तो बताइए ना। सर पढ़ाना अलग बात हो, तो खुद को एज ए स्टूडेंट देखना मुश्किल है। चलिए, हमारे हिसाब से, पूरे पैनल के हिसाब से आप एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं। बहुत ही शानदार आपकी परफॉर्मेंस है। आपने कुछ मॉक इंटरव्यू और भी दिए होंगे, वहाँ जनरली क्या फीडबैक मिला आपको? 182 to 10। हाँ, तो आपका जो लेवल है आज का लेवल आपका 195 के आसपास है, लेकिन अगर 200 प्लस आ जाए तो मैं आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा। और मैं ये सबको नहीं कहता हूँ, इस पूरे सेशन में आज लास्ट इंटरव्यू आपका है, इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो मुझे गया। पता है, मुझे पता था लास्ट मुझे यहीं का रखना है। हाँ, नहीं आपका भी ये लास्ट है, हमारा भी ये लास्ट है इस साल का, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो इंटरव्यूज हैं खत्म हो रहे हैं इसके साथ ही। और हमने पूरे सेशन में केवल 3 बच्चों को ये बात कही, उनमें से एक आप है कि 200 प्लस का आपका लेवल इजीली आ सकता है।